नमस्कार। आज वरुण सर बताएंगे नेपाल के एक खतरनाक हथियार के बारे में। नेपाल ने चाइना से ऐसा हथियार खरीदा था जो भारत के फाइटर प्लेनों को आराम से मार गिरा सकता था। इस हथियार की जानकारी हम वरुण सर से आपको दिलवाएंगे कि ये किस प्रकार का हथियार है। इस हथियार की जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आजकल नेपाली मीडिया में खूब हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया पे कि इंदिरा गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया, राजीव गांधी इंडिया गए और वहां उन्होंने नेपाल पे ब्लॉकेट लगा दिया। जबकि सच्चाई ये है कि 1988 को सोनिया और राजीव नेपाल गए थे और ब्लॉकेट लगा 1990 को, यानी उस घटना के 13 महीने बाद। तो वो ब्लॉकेट क्यों लगा? वो ब्लॉकेट इसलिए लगा था कि नेपाल ने चाइना से एंटीशिप या एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी फाइटर प्लेनों को मार गिराने वाला हथियार खरीदा था। इससे भारत चिंतित हो गया था कि नेपाल को ऐसे हथियारों की क्यों जरूरत है, तब जाके ब्लॉकेट लगा था। ये बात झूठ है कि सोनिया गांधी को प्रवेश नहीं दिया और तब ब्लॉकेट लगाया राजीव गांधी ने, ये 100% झूठ है। इस हथियार के बारे में बताएंगे वरुण जी, लेकिन ध्यान में रख लीजिए ये हथियार आज भी उतना ही ताकतवर है जितना जब ये बना था तब, और सभी देश की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती है, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। दूसरा, सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन इसी हथियार ने मार गिराए हैं दुनिया में अब तक। अगर आप पूछेंगे सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन किस हथियार ने मार गिराए, तो जिस हथियार ने मार गिराए वो नेपाल के पास भी मौजूद है। इसीलिए नेपाल ने 70 करोड़ रुपए में चीन से कुछ ये हथियार खरीदे थे। अब जानते हैं इसके बारे में। नेपाल द्वारा यूज की जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन के बारे में। सो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको बता दूं, जो बोफोर्स L70 है वो 40 कैलिबर में आती है, 40 कैलिबर में आती है, और इसका जो टाइप है वो ऑटो कैनन है। बात करें इसकी प्लेस की तो स्वीडन इसे बनाता है। इन सर्विस की बात करें तो 1934 से लेके अब तक इन्हें यूज़ किया जा रहा है। और देखो, आपको बता दूं सबसे बढ़िया बात क्या है, इसे नेपाल के साथ साथ नेपाल के जितने भी आसपास पड़ोसी देश हैं वो सभी यूज़ करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। बात करें इसकी वॉर हिस्ट्री की तो इसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड से यूज़ किया जा रहा है। और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि इंडो पाकिस्तान वार में भी यूज हो चुकी है। अब बात करेंगे इसके डिज़ाइन की तो इसे बोफोर्स डिफेंस बनाता है। डिज़ाइन की बात करें तो 1930 में इसकी डिज़ाइन हुई थी। और मैन्युफैक्चर है इसका, देखो इसका जो मैन्युफैक्चर है वो बदलता रहा है एज ए टाइम इंटरवल में। सो मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ। बोफोर्स डिफेंस ने इसे 1932 से लेकर 2000 के बीच में बनाया। जास्तावा आर्म्स ने इसे 1970 से लेके अब तक बना रहा है। यूनाइटेड डिफेंस इंडस्ट्री से 2000 से लेके 2006 तक बनाया। और BAE सिस्टम इसे 2006 से लेकर प्रेजेंट तक बना रहा है। बात करें इसकी नंबर ऑफ बिल्ड्स की तो अब तक इन्हें 60,000 की संख्या में बनाया जा चुका है। देखो, इसके वेरिएंट्स हैं, ये L60 और L70 मॉडल में आती है। तो जो L60 मॉडल है उसका जो वेट है वो 1981 kg का, यानी 1981 kg, जबकि L70 है वो 5150 kg की है। बात करें इसकी लेंथ की तो L60 की जो लेंथ है वो 6.5 मीटर की है, जबकि L70 की जो लेंथ है वो 6.3 मीटर की है। अब बात करें इसकी बैरल लेंथ की तो L60 है उसकी जो बैरल लेंथ है वो 2.2 मीटर की है, जबकि L70 की जो बैरल लेंथ है वो 2.8 मीटर की है। बात करें इनकी वाइड की तो जो L60 है वो 1.8 मीटर की चौड़ाई है इसकी, और L70 की 2.3 मीटर की। बात करें हाइट की तो L60 की जो हाइट है 1.9 मीटर की है, जबकि L70 की जो हाइट है वो 2.3 मीटर की है। देखो, बात करें इनके क्रू की तो दोनों में ही 4 क्रू यूज़ होते हैं। देखो, अब बात करेंगे इस एंटी एयरक्राफ्ट गन की शेल की तो जो L43 मॉडल है उसमें 40x311 की सेल यूज़ होती है, जबकि L60 मॉडल में 40x300 की और L70 मॉडल में 40x360 की शेल यूज़ होती है। बात करें इस शेल के वेट की तो 0.9 kg इसका वेट है। कैलिबर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 40 का इसका कैलिबर है। देखो, बैरल की बात करें तो 1 और 2 बैरल यूज़ होती है इनमें। कैरेज की बात करें तो 522 kg
का इसका कैरेज होता है। और एलिवेशन की बात करें तो L60 जो मॉडल है उसका एलिवेशन -5 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक का है, जबकि L70 का एलिवेशन -20 डिग्री से लेके +80 डिग्री तक का है। देखो अब बात करेंगे इस एंटी एयरक्राफ्ट गन के ट्रांसफर्स की। तो देखो ये फुली 360 डिग्री में आती है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो देखो L60 जो मॉडल है उसका रेट ऑफ फायर है 120 राउंड पर मिनट, जबकि जो L70 मॉडल है उसका रेट ऑफ फायर है 240 राउंड से लेकर 330 राउंड पर मिनट। बात करेंगे इसकी मजल वेलोसिटी की, तो जो L60 मॉडल है उसकी जो मजल वेलोसिटी है वो है 881 मीटर पर सेकंड, जबकि L70 की जो मजल वेलोसिटी है वो 1021 मीटर पर सेकंड की है। बात करें इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज की, तो जो L60 है उसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 7 किलोमीटर की है, जबकि L70 की मैक्सिमम फायरिंग रेंज 12 किलोमीटर की है। तो दोस्तों इस गन के बारे में तो आपने जान लिया, यानी कि ये गन आज भी उतनी ही काम करती है जितनी पहले करती थी, यानी इसकी मार्केटिंग खत्म नहीं हुई और आज भी ये गन फाइटर प्लेनों को मार गिरा सकती है आराम से। तो चलिए गन के बारे में तो क्लियर हो गया, इस चीज को भी क्लियर कर लीजिए कि जो आपके दिमाग में गलत घटनाएं गलत चीजें भरी हुई है उसको क्लियर समझ लीजिए कि सच है क्या। राजीव गांधी 1988 को गए थे नेपाल, ठीक है, सोनिया गांधी भी गई थी, तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया, जबकि दोस्तों देना चाहिए था, ये नेपाल की गलती है। सोनिया गांधी जो थी उसने हिंदू से शादी की थी। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी थी फारसी थी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी का पति फारसी था, मुस्लिम नहीं था। ये जो आपके यहाँ शाह शब्द चलता है ये भी फारसी शब्द है, मुस्लिम शब्द नहीं है, लेकिन लोग इसे मुस्लिम शब्द समझ जाते हैं। फारसी जो है वो हिंदुओं से मिलता जुलता है, मुसलमानों से नहीं मिलता जुलता है। तो इंदिरा गांधी ने शादी की थी फारसी से, तो राजीव गांधी हुए फारसी, माँ हिंदू पिता फारसी। सोनिया गांधी ने किससे शादी की? पारसी से शादी की थी सोनिया गांधी ने। राजीव गांधी तो पारसी ना हुआ था, पारसी की संतान थे। तो सोनिया गांधी को प्रवेश दे देना चाहिए था। भारत में भी ये गलती होती है, कई बार सोनिया गांधी को साउथ के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, ये गलतियां हैं, इससे जातिवाद फैलता है। जब वो लोग मंदिर, कोई दूसरे धर्म का आदमी हमारे मंदिर में आ रहा है तो इजाजत दे देनी चाहिए। ये गलत किया नेपाल ने। हो सकता है आप लोग बोलेंगे नहीं हमने सही किया, नहीं आपने गलत किया। दूसरा, आपके राजा ने कहा कि राजीव गांधी को कि उस मंदिर में तो आपके देश के ही पुजारी हैं, तो उन्हीं से पूछ लीजिए। देखिए उस मंदिर में भारतीय पुजारी जरूर हैं, लेकिन दिमाग में रख लीजिए चलता वहां पे नेपालियों का ही है। भारतीय पुजारी को बाकायदा वहां पे रखा जाता है तनख्वाह देके, बाकी मंदिर के अंदर अंदर संचालन करना वो भारतीय पुजारी नहीं करता है। भारतीय पुजारी का काम केवल पूजा करना है, बड़े पद पे बैठना है, बात खत्म। पैसे का लेन देन जो कुछ भी है वो सब नेपाली लोग ही करते हैं। किसी को इजाजत देना न देना ये भारतीय पुजारी के हाथ में नहीं है, बल्कि नेपालियों के हाथ में है, और आज भी नेपालियों के हाथ में है। तो इन चीजों को भी समझा कीजिए। धन्यवाद।